क्लास 11 शुरू करते हैं आज। नीट के पर्पज से मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू यू हैव टू फॉलो द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी ओनली। बियॉन्ड द एनसीईआरटी द क्वेश्चन विल नॉट बी अपीयर इन द नीट एग्जामिनेशन। जो नीट का जो एग्जाम होगा वो फुली एनसीईआरटी से होगा। आप रेफरेंसेस पढ़ेंगे तो रेफरेंसेस में बहुत ब्रॉड हिस्ट्री दी होगी। फर्स्ट चैप्टर जैसे लिविंग वर्ड आप पढ़ेंगे, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे रेफरेंसेस दिए होंगे, बहुत सारी बुक्स दी होंगी। वो बुक्स एक भी नाम नहीं इसके अंदर आता है, और साइंटिस्ट का जो नाम है या ऑथर के जो नाम है वो भी केवल वो ही अपीयर करेंगे एग्जाम में, विच इज अवेलेबल इन द एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक की जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी को आपको डिटेल करना पड़ेगा। वो डिटेल करने से ही क्वेश्चन बनेगा। लेकिन एग्जैक्ट, गुड मॉर्निंग सत्येंद्र, लेकिन एग्जैक्ट फिगर वही आएगा जो बेटा एनसीईआरटी में दिया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आज सबसे पहला चैप्टर है आपका लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली लिविंग एंड व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग, which we able to say that living is constant appearance in the earth compared to the or contrast factor to the non living। सेकंड हम पढ़ेंगे इसके अंदर टैक्सोनॉमिक एड which help the author, scientist and human person to decide the organism in which category we have to be keep it well। करेक्ट। तो सबसे पहले जैसे हम लिखेंगे that is living world। लिविंग वर्ड पे बेटा जो डिफरेंसेस होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बहुत कॉमन होते हैं। 6 क्लास नंबर तो सारी चीजें पढ़ते हैं कि इट इज एबल टू मूव, इट इज एबल टू गेट द स्टिमुलीज एंड इट इज एबल टू गेट द ग्रोथ, द मेंटल डेवलपमेंट इज देयर। सो मेनी थिंग्स आर, इट इज अ इंडिविजुअल कैनॉट बी डिवाइडेड, सो मेनी थिंग्स आर देयर। बट नीट के अंदर क्वेश्चन कहां से बनता है? नीट के अंदर क्वेश्चन बनता है which one is the defined character of living organism। केवल पूरे इस चैप्टर से यही एक क्वेश्चन आता है। टैक्सोनॉमिक एड के ऊपर जो एक क्वेश्चन आता है बेटा वो आता है टाइप्स ऑफ की, और एक क्वेश्चन आता है द साइज ऑफ हर्बेरियम शीट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आज तक फाउंड नहीं हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं दैट इज लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में जो मेन 4 कैरेक्टर है मैं उसकी बात करूंगा। दैट इज reproduction, that is growth, that is metabolism, and that is cell organization, and that is response to stimuli। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि जो बच्चे सिलेक्टिव स्टडी कर लेते हैं वो हमेशा सक्सेस पाते हैं। बच्चों का एक मन होता है, जो मैंने कल भी डिस्कस किया, आपसे भी डिस्कस कर दूं बेटा, कि बच्चों का मन होता है कुछ भी रेफरेंस में नया देखते हैं उनका मन करता है कि ये भी नॉलेजेबल है। यहाँ नॉलेज गेन करने वाली बात है ही नहीं। ठीक है। यहाँ पर केवल सिलेक्शन और एग्जाम क्लियर करने वाली बात है, एग्जामिनेशन क्रैक करने वाली बात है। बहुत सिलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जानने का मन करता है कि ये क्या होता है, बायोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है, लेकिन वो अभी राइट टाइम नहीं है। आपको केवल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए बेटा, लिविंग वर्ड से एक क्वेश्चन जो डिफाइन होता है वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है रिप्रोडक्शन, यहाँ पर दिया हुआ है ग्रोथ, यहाँ पर दिया हुआ है मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर दिया हुआ है सेल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर दिया हुआ है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। अब कितने भी नॉन लिविंग लिविंग के डिफरेंसेस हो, जो मेन क्वेश्चन बनता है वो इन 5 से बनता है। पेपर में क्वेश्चन आया है कि रिप्रोडक्शन इज ए डेफिनेट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है। आप बच्चों को क्वेश्चन, मान लीजिए आप नीट में अपेयर हो गए, सत्येंद्र ये पहला क्वेश्चन आ गया आपको कि रिप्रोडक्शन इज अ डेफिनेट फीचर, आप लगा देंगे क्योंकि नॉन लिविंग कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं होते, लेकिन लिविंग भी हमेशा रिप्रोड्यूस तो नहीं होते। ठीक है। तो इसको हम डेफिनेट फीचर्स में नहीं रखते। अब उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। उसका रीजन ये है बेटा कि एक ह्यूमन लिविंग के अंदर म्यूल भी आता है।
ठीक है, एक हिनी भी आती है, एक टिगोन भी आता है। ठीक है, ये क्या है, म्यूल जो होता है इसे बेसिकली खच्चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन के अंदर मेल फीमेल और फीमेल होते हैं, वैसे ही उसके अंदर एक हॉर्स, एक डोंकी और एक म्यूल होते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं म्यूल कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, म्यूल कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस। ठीक है, हिनी भी इसी का एक पार्ट है, बस डिफरेंस इतना होता है कि मूल के केसेस में फीमेल डोंकी होता है और मेल हॉर्स होता है, और इसके केस में मेल डोंकी होता है, फीमेल हॉर्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही होते हैं बट दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। तो क्या हो गया, हमारा डेफिनेट फीचर नहीं है। अब 90% बच्चे जो इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते और वो नॉन लिविंग और लिविंग के इतने सारे कैरेक्टर पढ़ लेते हैं यूजलेस। नॉन लिविंग लिविंग के ऊपर 11 के अंदर अगर आते भी है तो 5 लिख दीजिए, सफिशिएंट है। इतने सारे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बहुत सिलेक्टिव स्टडी है कि डेफिनेट फीचर नहीं होते। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं ग्रोथ की। सेकंड हम बात करते हैं ग्रोथ। दिस इज व्हाट अबाउट द ग्रोथ? ग्रोथ इज अ डेफिनेटली फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्लियर हो गए। अब ग्रोथ पे दिमाग जा रहा है कि हाँ ग्रोथ तो हम ही कर रहे हैं। भाई ग्रोथ तो माउंटेन्स भी कर रहे हैं, ग्रोथ तो माउंटेन भी कर रहे हैं। अब अगर और डीप आप इसमें जाएंगे तो ये हो गया विद इन द सेल, और ये हो गया आउटसाइड ग्रोथ। बेटे ये दो फीचर हो गए ग्रोथ के। ग्रोथ माउंटेन भी कर रहा है, ग्रोथ ह्यूमन बीइंग भी कर रहा है। मैं भी ग्रोथ कर रहा हूँ, माउंटेन भी ग्रोथ कर रहा है आउटसाइड द बॉडी। वेरी गुड, शाबाश बेटा। दैट इज आउटसाइड द बॉडी और दैट इज इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो क्या ग्रोथ डेफिनेट फीचर है? ग्रोथ डेफिनेट फीचर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जो मैंने आप बच्चों को बताया कि आपको बड़ा ही शौक होता है नई नई टर्मिनोलॉजी और वर्ड पढ़ने का, लेकिन बेटे मैं बार बार कहूंगा, सिलेक्शन उनका ही होता है जो बहुत सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं। सिलेबस के बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेट फीचर नहीं है। अब इस ग्रोथ को बोलते हैं हम इंटरसेशन, इंटरसेशन बोलते हैं। ये आपके रेफरेंसेस में दिया हुआ है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंटरसेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसे बोलते हैं एक्रीशन। ठीक है, वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस जब डिपोजिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड होता है उसको बोलते हैं एक्रीशन, वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन कभी नहीं आता, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब तीसरी बात हम करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। इज इट अ डेफिनेट फीचर? ये क्वेश्चन तो आता है बेटा, स्ट्राइक होता है, और ये क्वेश्चन आपको जिपर में मिल जाएगा या एग्जामिनेशन में और मिल जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, इसको इस तरह से ब्रैकेट में करके पूछा जाता है। यस, वेरी गुड सत्येंद्र, यस इट इज करेक्ट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इफ सपोज टू इन द केस ऑफ कोमा पेशेंट, व्हाट शुड बी से? क्या वो रिस्पॉन्स करता है? आप उसको हाथ लगाएंगे तो इट विल बी रिस्पॉन्स टू यू। ठीक है, क्या आप उसको डंडे से मारेंगे तो विल ही गिव रिस्पॉन्स टू यू? क्या वो आपको रिस्पॉन्स करेगा? फिर इसको क्यों, हाँ फिर क्यों इसको डाला हुआ है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली में? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि ही इज गिविंग द रिस्पॉन्स टू स्टिमुली? और इस कोमा कैटेगरी को भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुली में डाला है, और इसको लेकर हमने इसको क्या बता दिया है? यस, इट इज अ डिफाइंड फीचर। इट इज अ डिफाइंड फीचर सॉरी। यस, वेरी गुड बेटा, शाबाश। जब इसको मेडिसिन दिए जाते हैं, या जब इसका मेडिकेशन होता है, या जब इसका मेडिकेशन होता है, तो ये क्या करता है? मेटाबॉलिकली उनको रिस्पॉन्स करता है। इस कंडीशन में अगर कोई पेशेंट है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा? वो पेशेंट को
वो मेडिकेशंस को या ड्रग विच इज गिवन बाय टू हिम वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा और उसके फेवर में रिस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, इसीलिए क्या है, जो भी स्टिमुलस उसको दिए जा रहे हैं उसकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये डेफिनेट फीचर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगा ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे जो नॉन लिविंग लिविंग फैक्टर्स हैं उनके अंदर एक ही क्वेश्चन बनता है। कभी भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, केवल और केवल यहाँ पर इस तरह से ही आपको पूछा जाएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफाइंड फीचर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल 100% डिफाइंड फीचर है। और इसी बेस पर हमने लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट किया है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर ही ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी मैमल या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को कन्वे करता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिखा क्यों है, वो मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब बेटा बताइए मुझे कि मेटाबॉलिज्म इज अ डेफिनेट फीचर और नो, क्या मेटाबॉलिज्म डेफिनेट फीचर है? देखिए केमिकल रिएक्शन तो बॉडी के आउटसाइड भी होती है। एक मान लीजिए जो पीवल बनता है द पार्ट ऑफ द स्टोन, ठीक है, छोटा सा एक पीवल भी अगर बनता है तो वो भी डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट से बनता है, केमिकल रिएक्शन उसमें भी होती है। केमिकल रिएक्शन अगर आप लोहे को बाहर रख देंगे तो उसके ऊपर रस्टिंग होती है, दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। और मेटाबॉलिक ऑल्सो, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। अब मुझे बताइए सत्येंद्र, बताइए बेटा, बताइए मुझे क्या ये सही है? मेटाबॉलिज्म इज अ डेफिनेट फीचर। यस, ठीक है, व्हाई इट इज अ डेफिनेट फीचर। देखिए यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है मेटाबॉलिज्म, इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी। आपने पढ़ा होगा मेटामॉर्फिज्म या मॉर्फिज्म पढ़ा होगा। मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है। ठीक है, बॉडी डेवलपमेंट होती है। जब एक कोई भी पिक्यूलर फॉर्म प्रिपेयर होता है तो उसको मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन only within the cell, ये इसका डेफिनेट फीचर हो गया बेटा। ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन ओनली विद इन द सेल, तब हम जाकर इसको हम केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। अदरवाइज कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो बेटा वो केमिकल रिएक्शन ही बोली जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं हमेशा आपको कहता आ रहा हूँ, एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करना है, सिलेक्टिव करना है। जो पोर्शन चल रहा है उस पोर्शन को एग्जैक्ट पढ़ना है, उसके अलावा नहीं जाना है। जैसे एग्जांपल कि मेटाबॉलिज्म को डिवाइड किया कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में, ठीक है, इसके बाद इनका पाथवे, ये सब ध्यान में नहीं जाना है। यहाँ पर मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है तो इसको इतना फिनिश करके छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी इज ए वेरी कलेक्टिव स्टडी। आपको बहुत सारे, हाँ, स्टिमुलाई, ओके बेटा, मैं आपको स्टिमुली बता देता हूँ। ठीक है, कि एक्चुअली
Sir, can you explain the stimuli? Okay. Plant, past, it is. अच्छा ठीक है, स्टिमुलस मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब आप समझिएगा स्टिमुली होता क्या है। देखिए, ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, जैसा कि बेटा आपने 9th में पढ़ा होगा कि हमारे सेल के अंदर एन प्लस के प्लस सॉरी Na+ और K+ सोडियम पोटेशियम पंप रहता है, कैल्शियम वोल्टेज गेट रहता है। ठीक है, ये दोनों चीजें भी आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको सीधा बता देता हूं कि ये हमारी क्या है, सेंसरी नर्व है। आपने पढ़ा होगा CNS का पार्ट होता है सेंसरी नर्व। ठीक है,